अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23 की बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहाँ से आपको लिंक्स मिलेंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करें तो आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इन वीडियोस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर को मार्क नहीं करते, बल्कि जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है मैं आपके सामने उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन d ऑर्बिटल स्प्लिट अप इनटू डैश ऑफ ऑर्बिटल। जब हमारे पास हम बात करते हैं d ऑर्बिटल की, सो d ऑर्बिटल हमारे पास होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, d ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रोटेट होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि जब हमारे पास d ऑर्बिटल का बॉन्ड बनता है तो होता है क्या है कि ये जो आपके पास 5 इसके सब ऑर्बिटल हैं, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, दो सेट्स के अंदर इस तरह। इसको हम कहते हैं T2g सेट, इसको हम कहते हैं EG सेट। यहाँ पे हमारे पास होता है dxy, dyz एंड dzx। और हाई एनर्जी स्टेट पे हमारे पास होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितने सेट्स में इनकी स्प्लिटिंग होती है। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सेट्स के अंदर इसकी स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश ऑफ गैसेस हेल्प्स टू रिलेट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन अ क्वांटिटेटिव मैनर। अब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है गैसेस का जो कि सॉलिड और लिक्विड को रिलेट करता है एक दूसरे के साथ? सो दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे दैट इज मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम जो है ये होता है क्या है? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस और मोल्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज चेंज ड्यू टू व्हाट। आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पढ़ी हुई है, वहाँ पे आप पढ़ते हो कि अगर क्रिस्टल के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो उस वजह से क्रिस्टल का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज हो जाता है। इम्प्योरिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर कोई दूसरा एटम आके अटैच हो जाता है तो वो क्या करेगा? दैट वुड एक्ट एज एन इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी होगी, कोई दूसरा एटम आके अटैच होगा क्रिस्टल के अंदर, तो उस वजह से स्ट्रक्चर जो होगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी जो शेप होगी वो चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्ड इज दैट द ऑर्बिटल ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, अगर उन्होंने बॉन्ड बनाना है तो वो क्या करेंगे? दे मस्ट ओवरलैप। और ओवरलैप करके उनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनेगा? देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये आपके पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, स्फेरिकल में होता है। इसी तरह अगर p ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर वो इस तरह साइड वेज आएंगे और लैप करेंगे तो फिर क्या बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर वो हेड ऑन अप्रोच पे आएंगे, ठीक है, हेड टू हेड अप्रोच करेंगे इस तरह, तो ये हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे शेयरिंग होगी। दिस वुड बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? दे आर पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 5, एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल ऑयल दैट आर यूज्ड एज अ फ्लेवर्स फ्रेग्रेंस बोथ A and B एंड शुगर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट फॉर प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क इज PSI। ठीक है, PSI क्या होता है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज करेक्ट। अगर हम PSI को डिफाइन करते हैं, सो 1 PSI इज मेजर्ड एज 1 पाउंड ऑफ फोर्स अप्लाइड पर 1 स्क्वायर इंच। MCQ नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइडियल गैसेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय व्हाट। पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं Kp के साथ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर C। MCQ नंबर 8, Which of the following carboxylic acid is used as solvent in labs? कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। अब कहते हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन लैब। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। एसिटिक एसिड जो होता है ना, इसको यूज किया जाता है एज इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है?
आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सोल्यूशन को। सोल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बनना होता है? दो कंपोनेंट से, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। जो लेसर अमाउंट में होता है उसको आप क्या कहते हो? सॉल्यूट। और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है उसको आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है SN2 रिएक्शंस आर व्हाट? SN2 रिएक्शन आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है, SN1 SN2, फिर एलिमिनेशन भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे SN2 के बारे में पूछ रहा है। सो SN2 जो होता है ना, इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस या सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है और वो करता है क्या है? इट रिएक्ट विथ अल्काइल हेलाइड, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें। फिर आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। मैं बहुत दफ़ा करा चुका हूँ, सो इस दफ़ा नहीं कराऊंगा, आप लोग पिछली वीडियोस देख लें। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट अपीयर एज डैश लाइंस एंड बैकग्राउंड इज डैश इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम लोगों ने बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी हुई है, वहाँ पे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है? रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा? उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा और स्पेक्ट्रम के अंदर होती है लाइंस। अब उन लाइंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये जो लाइंस होती है ना, ये हमारे पास एक्चुअली अपीयर होती हैं किस तरह कि डार्क लाइंस होती हैं, ठीक है, और जो बैकग्राउंड होता है उसका ब्राइट होता है। सो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इनटू इट्स ओन आयंस या सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि ये आपके पास है कैथोड, ये हमारे पास होता है एनोड, और इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप सॉल्ट ब्रिज होती है, ये मेटल से बना होता है। दिस इज फ्रॉम जिंक, ठीक है, जिंक से बना होता है एनोड, और ये कैथोड होता है, इट इज मेड फ्रॉम कॉपर मेटल। और इसके अंदर जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं दैट इज 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दैट इज 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है ना वो मेटल से बना होता है और उसी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वही हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथीन। ईथीन हमारे पास होता है क्या? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको आप अल्कीन्स कहते हो। अल्कीन का जो पहला मेंबर होता है उसको आप ईथीन कहते हो। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा इसके साथ जो बॉन्ड है दिस इज पाई बॉन्ड। सो एक ही इसके अंदर क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अगर आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं इसके अंदर तो कितने होंगे, आप क्या बताओगे? देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब है पूरे ईथीन के अंदर 5 जो है ना सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक जो होता है दैट इज पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास द फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। अब वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स में एटम को होल्ड करके रखती हैं, उन फोर्सेस को आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन फिनोल, विच फिनोल इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अब आपने इसमें से बताना है कि कौन सा फिनोल है जो कि ज्यादा एसिडिक होता है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड ये होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो, यहाँ पे NO2 अटैच कर दें, यहाँ पे NO2 अटैच कर दें और यहाँ पे NO2 अटैच कर दें। इसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनोल। उसका कॉमन नेम क्या है? दैट इज पिक्रिक एसिड। यही हमारे पास क्या है? ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक कौन सा होता है? जिसकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जो कि इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आइसोमॉर्फ ऑफ कॉपर। कॉपर का आइसोमॉर्फ कौन सा होता है? दैट इज सिल्वर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। AG जो है दैट इज सिल्वर। आइसोमॉर्फ कौन सा होता है? जिनकी सेम ज्योमेट्री होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन बॉयल्स लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज व्हाट। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है ना। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 इन आयोपिक नोमेनक्लेचर कीटोन्स आर नेम्ड एज डैश। देखें आपके पास अल्केन्स हैं,
ठीक है। अल्केन्स के एंड पे क्या होता है, ANE होता है। जब कभी आप कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन में हम करते क्या है कि E को ड्रॉप कर लेते हैं, उसकी जगह पे ONE लगा दें। तो ये आपके पास बनेगा क्या, ALKANE ड्रॉप करें, ONE लगा दें, अल्कानोन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इन SN2 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। SN2 रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, अब उसका रेट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन जो है ना, दैट इज वन स्टेप प्रोसेस, न्यूक्लियोफाइल भी होता है और उसके साथ साथ पहले स्टेप के अंदर एक ही स्टेप है, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड भी होता है। अगर एक ही स्टेप है, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी वहां पे है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी है, तो हम कहेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को Rx से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 1 और 1, इसका मतलब है कि दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और एक ही स्टेप है, स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इसके ऊपर। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट एक्चुअली हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड को। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्श गैस हम कहते हैं CH4 को, और CH4 का नाम क्या है, मीथेन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 80% ऑफ द कोल इज यूज्ड इन डैश। कोयले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जब आप ईद होती है तो उसके ऊपर आप तिक्के बनाते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं लाइम किलन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दैट इज करेक्ट। अब लाइम किलन जो है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज एक्चुअली यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर हम लोगों ने लाइम प्रोड्यूस करना है थ्रू द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से अगर हम लोगों ने लाइम की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइम किलन को यूज करते हैं, और इसके लिए हम 80% कोयला जो है यूज करते हैं। So next MCQ है MCQ number 21. As far as the nuclear charge increases, the decrease in ionic radii will also be larger. ठीक है, अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जितने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटम जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, आयोनिक रेडियाई जो है वो ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज, तो डिक्रीज तो ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लार्जर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, इट मीन्स दे बिलोंग्स टू व्हाट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल को एनर्जी देते हैं और उससे उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लेते हैं, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स जो होते हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नॉन मेटल से आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते, मेटल का इलेक्ट्रॉन आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म। आपको मैंने इससे पहले की वीडियो जो थी वहां पे बता चुका हूं कि हमारे पास एक टेस्ट होता है दैट इज नोन एज बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट या बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है ना, उसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ये आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन वाले चैप्टर में से है, जहां पे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। स्टूडेंट यहां से हम देख सकते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट इन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स साइन। एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ठीक है, आपके पास ये एल्डिहाइड है, आप इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, तो आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। To an aldehyde solution, add Benedict solution and boil. A black red precipitate of cupric oxide is found. Ketones ये reactions नहीं देते। Next हमारे पास MCQ number 24. Reduction of carboxylic acid into alkanes in the presence of hydrogen iodide / phosphorus. Carboxylic acid या carboxyl group जो है, it is reduced to what? आपने करना है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, इसको आपने रिड्यूस करना है किधर, अल्केन्स में। अल्केन आपको टीचर ने पढ़ाया है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन हम करते हैं ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में।
आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, COOH, इसकी रिडक्शन हम किस चीज़ में करते हैं? तो याद रखें इसकी रिडक्शन हम लोग करते हैं CH3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए CH3 कहीं पे लिखा हुआ है, CH4 C2H6, पहला मीथेन है, दूसरा इथेन है, दूसरा मिथाइलिन ग्रुप है, और तीसरा नन ऑफ, लास्ट पे आपके पास है नन ऑफ दी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, कोई करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। सो स्टूडेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड इसके अंदर ऐड करते हैं, और फिर रेड फास्फोरस ऐड करते हैं, इसी को हम हीट करते हैं अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आर तो ऐसे के ऐसा ही है, लेकिन ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CH3 के अंदर, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के अंदर। तो दूसरा आपके पास वाटर की फॉर्मेशन है, आयोडीन की फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है, सो हम लिखेंगे नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 25, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन व्हाट। अब आपके पास कोई लिक्विड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। वो आपसे पूछ रहा है कि वो एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, अगर वीकर होंगी तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व इन व्हाट? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये इनके पास होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनकी क्लोज विसिनिटी में कहीं पे हाइड्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करते हैं? अपने लॉन पेयर को यूज करके उसके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, और उस बॉन्ड को क्या कहते हो? दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। आपसे पूछ रहा है कि इसको हम कहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, सोप से, आप देखते हो डर्ट जो होता है ना, जो गंदगी होती है कपड़ों के ऊपर, सोप या सर्फ, डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। वजह कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल DNA है, जो बायो के स्टूडेंट है, इनफैक्ट आप भी बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो MD कैट में अपियर हो रहे हो, आप लोगों ने DNA के बारे में पढ़ा हुआ है। DNA का स्ट्रक्चर जो है उसको होल्ड करके कौन रखता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। उसके बाद सोलिबिलिटी, हम जो है ना शुगर, शरबत जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? चीनी डाल देते हैं वाटर के अंदर, अब वो क्या हो जाता है? डिजॉल्व। अब वो सोलिबिलिटी किस वजह से है वाटर के अंदर शुगर की? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह करते हैं? हम कहते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। चेंज इन एनर्जी, Q हमारे पास हीट है और W हमारे पास क्या है? दैट इज वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ इमोनिया बाय हैबर प्रोसेस इज व्हाट? हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं। उसके बाद हमारे पास बनता है क्या? NH3। और NH3 क्या है? दिस इज इमोनिया। यहाँ पे जो एंथैल्पी होती है दैट इज नेगेटिव 92 किलो जॉल पर मोल। अब देखें 92 के साथ हमने क्या लगाया है? नेगेटिव साइन। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ इमोनिया इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। MCQ number 29, which of the following product is formed when ethyl chloride react with alcoholic potassium hydroxide? हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इथाइल क्लोराइड। इससे हम लोगों ने फॉर्मेशन करनी है किस चीज की? अल्कीन्स की। और कैसे करेंगे? जब हम इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। देखें सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमारे पास क्लोरीन एटम रिमूव हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, दूसरे से क्लोरीन एटम जो है वो रिमूव हो जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट किस चीज़ की बनेंगे?
एक आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन है जिसको हम कहते हैं ईथीन, और इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, C2H4। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है विच सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वेरियस ऑप्शन आर गिवन, आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सल्फेट है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। सो बेरियम सल्फेट जो है ना, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसकी रीज़न क्या होती है, बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। अब यहाँ पे हमारे पास बेरियम आयन भी है, ठीक है, सल्फेट आयन भी है। अब अगर हम इनके साइजेस की बात करते हैं, सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। अगर साइजेस सिमिलर है तो इनकी सोलिबिलिटी जो है वाटर के अंदर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, देखें पीरियोडिक टेबल कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट है, डी ब्लॉक आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 32, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास यूज होता है मैनोमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्डर टू गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉलोइंग इज एडेड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए, मतलब उसके अंदर वाटर ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे हमारे पास क्या बनेगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद व्हाट। जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लॉस ऑफ एनर्जी। और जब कभी बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एसिडिक हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, वन पेंटाइन। पेंटाइन क्या है, 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, बाकी की वैलेंसीज जो है तो आप सेटिस्फाइड कर दें हाइड्रोजन लगा के। यहाँ पे आपके पास होगा एक H। अब ये जो एंड पे टर्मिनल हाइड्रोजन है, दिस इज टर्मिनल कार्बन, और टर्मिनल कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है दैट इज टर्मिनल हाइड्रोजन। अब ये जो है ना, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 50% S कैरेक्टर है और 50% P कैरेक्टर है। अब आप देखें कि अगर S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से ये जो कार्बन है ये बन जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाता है तो रिजल्टेंटली क्या करेगा, हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस वजह से ये जो हमारे पास 1 पेंटाइन है, ये इस हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकता है, डोनेट कर सकता है। एसिड होता है क्या है, एसिड वो स्पीशी होती है, सब्सटेंस होती है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड को कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से हमारे पास 1 पेंटाइन है, इसको हम कहेंगे दिस इज मोर एसिडिक। स्टूडेंट्स, आपको मैंने करेक्ट ऑप्शन तो टिक करवा दिया कि 1 पेंटाइन के अंदर हमारे पास होता है एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने की है ऑल एवरीथिंग इज करेक्ट। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 के अंदर एसिटाइलिन भी है। एसिटाइलिन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H होता है। अब देखें इसमें भी, अगर आप देखो इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, दिस वन इज द एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला। इसी तरह ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। बाकी जो भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन 50% S कैरेक्टर, सारा कुछ सेम है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 1 पेंटाइन और एसिटाइलिन को आप इथाइन भी कहते हो, ठीक है,
अगर हम इसमें एसिडिटी की बात करते हैं तो इथाइन जो है ना ये ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। वजह क्या है कि 1 पेंटाइन में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रुप्स, पूरे ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। इसमें हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, कि ये जो आपके पास बाकी कार्बन के एटम है ये क्या करते हैं, ये डोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस कार्बन को, ठीक है। सो इस वजह से ये क्या करता है कि इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन इथाइन की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप इसके अंदर नहीं होते। जितने हमारे पास मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं तो उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। MCQ number 36. It is the fact that 22.414 decimeter cube of any gas has different masses but the same number of molecules. So option number C यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कोई गैस है, ठीक है, उसके मैसेज डिफरेंट है लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 37. प्रेशर कुकर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर कुकर के अंदर हमारे पास फूड जो भी हम पकाना चाह रहे हैं वो जल्दी पक जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना वो अगर उसके ऊपर बाहर से ज़्यादा है तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस की या जो भी फूड मटेरियल हम पका रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है ना वो होगा सी, इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। MCQ number 38. In the gaseous state the distance between the molecule is dash times dash than their diameter. So हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा 3 टाइम ग्रेटर देन देयर डायमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो था PMC के सैम्पल पेपर में भी आपको मैंने सॉल्व कराया था। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इससे पहले पैड टेस्ट था उसके अंदर ये मौजूद था, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको कराया था। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से इस क्वेश्चन को पिक किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है क्योंकि देखिए कार्बन है, इसके साथ 3 मजीद कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है। और टर्शियरी कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, मतलब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकेज ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल बन जाता है। द रेट इक्वेशन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली फॉर दिस रिएक्शन इज। जब कभी हम बात करते हैं रेट इक्वेशन की तो वो एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आल्दो हम देख सकते हैं कि एक ही स्टेप पे दोनों मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इस पहले रिएक्शन के अंदर होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वजह बिकॉज बीइंग अ सॉल्वेंट इट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। वाटर को हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, उसके अंदर हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को डिसॉल्व करते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन हैव बीन नेम्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 41. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज व्हाट। हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको रखा जाता है आर्बिट्ररी 0। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट है और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड। आप लोगों ने SHE के बारे में पढ़ा होगा। SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम रखते हैं 0.0 वोल्ट और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और इसको यूज़ करके हम बाकी जो सेल्स हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ A एंड B। MCQ number 42. 2 cotton plugs soaked in HCl and ammonia solution are introduced in open end of a glass tube.
जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। विच गैस ट्रैवल फास्टर। अब देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना बनेगा 36.5। एमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ से होगा 17। मास किसका कम है, एमोनिया का, तो एमोनिया जो है ना ये ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 43, सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस कंटेन। अगर आपके पास नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन एंड जीनॉन, रेडॉन भी है। अब कहता है कि अगर आपके पास सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं ये, तो वो उनकी नेचर आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होंगे, दे विल बी नॉन पोलर एटम इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास डायमोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इनके बीच में कोई पोल्स नहीं बनते, पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन आर फॉर्म विद व्हाट। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 50% रिटेंशन होती है और 50% इन्वर्जन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम्स हैं। प्रोटियोजेस एंजाइम एंड पेप्टोन्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स। सी जो आपके पास एंजाइम्स गिवन है, दे आर एक्चुअली द टाइप ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपके पास करेक्ट है, दे बिलोंग्स टू डिराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक रेडियस आर डैश टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में चला जाता है, तो इसको आप कहते हो, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दिस वुड बी द एटॉमिक रेडियस। अब इनके बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम मूव करते हैं ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है ना, वो रिड्यूस हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 47, Kp इज इक्वल टू KCRT, और इसके ऊपर पावर में चेंज एंड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये एक्चुअली इस तरह होता है, Kp पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और RT होल पावर होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इसमें आपसे T के बारे में पूछ रहे हैं, T क्या है, T इज द टेम्परेचर। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ इन अ सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड in a non-polar solvent base is added, which of the following reaction takes place। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, आप उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दोगे, तो उस टाइम जो आपके पास रिएक्शन होगा वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन होगा, तो ये होगा E2। E2 रिएक्शंस जो होते हैं ना, दे आर फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। जो SN2 रिएक्शन है ना, ये हमारे पास फेवर्ड होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे हमारे पास है एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड। जो SN1 रिएक्शंस हैं, दे आर फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल्स एट्सेट्रा। इनकी प्रेजेंट में हमारे पास SN1 रिएक्शन जो है वो होते हैं। E1 जो है ये भी हमारे पास होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। MCQ नंबर 49, व्हाट आर केक्यूल स्ट्रक्चर्स। केक्यूल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या थे,
केक्योल ने बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे जो कि थे क्या चीज़, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इस तरह के उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे और दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 50 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 6 आइसोटोप्स। 6 आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं कैडमियम के, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है those element in which d or f orbital are in process of completion is called what। अब d के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है या 9 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज करेक्ट। अगर d आपके पास 10 हो जाता है, d10, तो उसको क्या कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होते हैं बट दे आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आपके पास है जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इन सब का डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो इनको हम कहते तो हैं कि दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, दे आर नोन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। उसमें भी फिर आपके पास जो स्कैंडियम है, ठीक है, उसके नीचे जो 2 एलिमेंट्स हैं वो नॉन टिपिकल में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। जब वो फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +3 स्टेट में है तो डी के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये डी ऑर्बिटल इसका खत्म हो जाता है। जब खत्म होगा तो ये आपके पास क्या होगा, दिस वुड बी नॉन टिपिकल इन द फॉर्म ऑफ ट्राइपॉजिटिव आयन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डैश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, ठीक है, और इसके अंदर एंजाइम कौन सा हम यूज करते हैं, फ्यूमेरेज एंजाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, आल्दो ये आपके पास ऑपोजिट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप देखें फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है, ये इसकी जब आइसोमेरिज्म होती है, हीट अप करते हैं इसको, मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है, और ये मैलिक एनहाइड्राइड जब वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 54, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट। अब इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉन लिविंग से भी कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल से भी कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। लिविंग थिंग्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन लिविंग अगर आपके पास है, नॉन लिविंग फॉर एग्जाम्पल जो वूलर था, फ्रेडरिक वूलर, उसने अमोनियम कार्बामाइड को कन्वर्ट कर दिया था यूरिया के अंदर। तो अब अमोनियम कार्बामाइड क्या है, दैट इज नॉन लिविंग, लेकिन आपके पास यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इन सब सब्सटेंसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, या फिर ऑल लिविंग थिंग्स जो है ना, ऑल नहीं सॉरी लिविंग थिंग्स जो है, यहाँ से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आपके पास टेस्ट में नहीं आएगा। अगर आपने इसको देखना भी है तो आप पढ़ लें, जो आपके पास चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आप एक दफ़ा लाजमी उसको पढ़ के जाएं, उसी के हिसाब से फिर आप एमसीक्यू का आंसर कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। आपने करना क्या है कि एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाना है इथाइल अल्कोहल के साथ। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपने इसको रिएक्ट करवाना है किस चीज़ के साथ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 एंड देन OH इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल आप ऐड कर दे इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से OH रिमूव हो जाता है, यहाँ से H रिमूव हो जाता है, मतलब वाटर आप रिमूव कर देते हो, पीछे क्या रह जाएगा, ये ग्रुप होगा CH3 C डबल बॉन्ड O इस तरह। दूसरी साइड से आप क्या रिमूव कर रहे हो, H इधर से रिमूव कर रहे हो, तो ये पूरा ग्रुप रह रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखो O CH2 और ये CH3। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं R C डबल बॉन्ड OR जो होता है ना, इसको हम ईस्टर्स कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। इसका दूसरा नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिशर एस्टरिफिकेशन। एमोनिया कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एमोनिया है, ठीक है, इसके ऊपर होता है क्या है? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लॉन पेयर क्यों होता है? नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में शेयर किए होते हैं। एक इसके पास होता है लॉन पेयर, और अगर इसके क्लोज विसिनिटी में एक और एमोनिया मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, तो ये इसका जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या करेगा? इसके साथ ऐसे इंटरेक्शन कर लेगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यू हम लोगों ने मिस कर दिया है, और वो है एमसीक्यू नंबर 51। यहाँ पे हमारे पास इसने दिया हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 इज टू n इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शेल है, एक एटम है, उसके अंदर 5 शेल हैं, 1 2 3 4 और ये 5 के अंदर हमारे पास एक पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब इसने मूव करने के इधर सेकेंड शेल में, ये आएगा यहाँ से 1, ये आपके पास सेकेंड शेल है, इधर आएगा। अब ये जब मूव करता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो उस वक्त एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। जो एनर्जी इमिट करता है उसका हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर डिफरेंट सीरीज होती हैं। आप लोगों ने बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, वहाँ पे आप डिफरेंट सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा हुआ है। याद रखो कि जब कभी इलेक्ट्रॉन 5th शेल से आएगा सेकेंड शेल में, तो वहाँ पे जो आपके पास सीरीज ऑब्टेन होगी ना, दैट वुड बी बाल्मर सीरीज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट सीरीज है, ठीक है, लैमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है एंड सो ऑन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, सेकंड से अगर वो फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लैमन सीरीज के अंदर आएगा। इसी तरह थर्ड या फोर्थ शेल से अगर वो आता है सेकंड शेल में, तो उसको आप कहेंगे बाल्मर सीरीज। फोर्थ से थर्ड में आएगा, या 5 से या इन्फिनिटी से थर्ड में अगर आएगा तो उसका पास्टन सीरीज कहते हो। इसी तरह अगर वो 5th 6th वगैरह से फोर्थ शेल के अंदर आता है, ठीक है, एनर्जी लॉस करता है, तो उसका स्पेक्ट्रम लोगे तो ब्रैकेट सीरीज होती है। और अगर वो हाई एनर्जी से 5th एनर्जी लेवल तक आता है या 5th शेल तक आता है तो उसको आप पीफंड सीरीज कहते हो। व्यूअर्स, ये तो था आपके पीएमसी पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 23। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लाइव सेशन भी लेके उसको डिस्कस कर सकते हैं, या आपको मैं कमेंट्स के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। गुड लक। मेरी दुआ है कि आप सब कामयाब हो जाओ, अल्लाह आप सबको अपने मकसद में कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।